यह वह समय था जब मराठों ने बारदेश और सालसेट पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और गोवा पर विजय प्राप्त करने की तैयारी में थे। लेकिन जैसे ही उन्हें खबर मिली कि शाह आलम के नेतृत्व में मुगल सेना रामघाट पार कर कोंकण की ओर बढ़ रही है, छत्रपति संभाजी महाराज ने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर उनकी सेना गोवा में फंसी रही तो वे मुगलों और पुर्तगालियों के बीच घिर सकते हैं। इस संभावित खतरे से बचने के लिए उन्होंने अपनी सेना को रणनीतिक रूप से पीछे हटाने का निर्णय लिया। 23 दिसंबर 1883 को मराठा सेना गोवा छोड़कर रायगढ़ लौट आई। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने विश्वास पात्र कवि कलश को संपूर्ण अधिकार प्रदान किए ताकि वे पुर्तगालियों से शांति वार्ता कर सकें। जब 3 जनवरी को मराठा दूत पुर्तगालियों से मिले तो पुर्तगालियों ने शांति वार्ता के प्रस्ताव को गंभीरता से लिया। इसके बाद 25 जनवरी से 4 फरवरी 1684 के बीच फोंडा में एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अनुसार पुर्तगालियों को वे सभी क्षेत्र वापस मिल गए जिन्हें छत्रपति संभाजी महाराज ने जीता था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कैदियों और जहाजों को लौटाने पर भी सहमति जताई। इसके अलावा पुर्तगालियों को गावल्दी और दमन के क्षेत्रों में मराठों को चौथ देना पड़ा, जबकि छत्रपति संभाजी महाराज ने इन क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व लिया। साथ ही कोंकण के उन देसाइयों को भी माफी देने की शर्त रखी गई जिन्होंने पुर्तगालियों का साथ दिया था। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का उद्देश्य पुर्तगालियों से मित्रता करना कभी था ही नहीं। वे केवल इस बात से सतर्क थे कि कहीं पुर्तगाली और मुगल एक साथ मिलकर मराठों के खिलाफ षड्यंत्र न रचें। जैसे ही मुगल सेना गोवा से हटी, छत्रपति संभाजी महाराज ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि पुर्तगाली बाद में धोखा देंगे, जैसे उन्होंने पहले भी किया था। इसके वजह से उनके शासनकाल में मराठों और पुर्तगालियों के बीच तनाव बना रहा। समझौते के बाद पुर्तगालियों ने उत्तर कोंकण में अपने क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिए। उन्होंने कुडाल के राजा खेम सावंत और अन्य कोंकणी देसाइयों को भी छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ उकसाया। इन बगावतों के कारण कोंकण में मराठों की स्थिति कमजोर हो गई। इसी बीच मुगल सेना बेलगाम की ओर बढ़ रही थी। शाह आलम के सेनापति रणमस्त खान और मौखान के नेतृत्व में विशाल घुड़सवार दल, तोपखाना और पैदल सेना युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन मराठों ने भी पूरी ताकत से उनका सामना किया। जंगलों से अचानक निकलते मराठा घुड़सवारों ने भगवा ध्वज लहराते हुए मुगल सेना पर धावा बोल दिया। रणभूमि में हर हर महादेव की गूंज उठी। भारी तोपों से मराठा मोर्चों पर गोलाबारी शुरू हुई। रणभूमि पर मराठा योद्धा अंतिम सांस तक लड़े, लेकिन शाह आलम की संगठित रणनीति के आगे धीरे धीरे किले और नगर मुगलों के नियंत्रण में जाने लगे। विजयी मुगल सेना रामघाट पार कर सावंतवाड़ी की ओर बढ़ी, लेकिन मराठा प्रतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ था। उधर छत्रपति संभाजी महाराज पूरी तरह गोवा पर कब्जा करने में लगे हुए थे, जिससे मुगलों को दक्षिण कोंकण में घुसने का अवसर मिल गया। जब छत्रपति संभाजी महाराज को इस खतरे का एहसास हुआ, तब उन्होंने सालसेट और बारदेश से अपनी सेना वापस बुला ली ताकि वे मुगलों के घेरे में न फंस जाएं। इस हमले से पुर्तगालियों को अस्थायी राहत जरूर मिली, लेकिन मराठों और पुर्तगालियों के बीच शत्रुता बनी रही। 28 दिसंबर 1683 को शाह आलम ने कुडल और बांधे के नगरों को जला दिया। 15 जनवरी 1684 को उसने डिचौली को आग के हवाले कर दिया। शाह आलम की सेना ने मंदिरों को नष्ट किया और वेंगुर्ला के बंदरगाह को लूट लिया। फिर बारदेश नदी की ओर बढ़ा, जहां उसकी सेना संकट में फंस गई। गोवा में पड़े अकाल की वजह से अनाज मिलना मुश्किल हो गया, जिससे मुगल सेना भुखमरी के कगार पर पहुंच गई। शाह आलम ने अपने खाद्य आपूर्ति ले जाने वाले जहाजों के लिए रास्ता देने की अनुमति मांगी, जिसे पुर्तगालियों ने स्वीकार कर लिया। पुर्तगालियों ने एक वकील को शाह आलम के पास भेजा और आलम से अनुरोध किया कि वह कोंकण से पीछे न हटे और छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ युद्ध जारी रखे। हालांकि वास्तविकता में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, क्योंकि शाह आलम के लिए भेजे गए खाद्य आपूर्ति से भरे जहाज गोवा तक नहीं पहुंच सके।
मराठा समुद्री किलों के विभिन्न सेना नायकों ने इन जहाजों की जानकारी मिलते ही उन पर हमला कर उन्हें कब्जे में ले लिया। कुछ जहाज बचकर निकलने में सफल रहे, लेकिन वे पर्याप्त खाद्य आपूर्ति नहीं ले जा सके। मई 1684 तक जंजीरा के सिद्दी ने शाह आलम के लिए राशन की व्यवस्था की, जिससे उसे वापस लौटने का अवसर मिला। औरंगजेब के आदेश पर उसने वापसी का सफर शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसकी सेना रामघाट पास पहुंची, एक घातक महामारी फैल गई। सिर्फ एक सप्ताह के भीतर मुगल सेना का 1/3 हिस्सा इस बीमारी की चपेट में आकर समाप्त हो गया। जैसे ही शाह आलम की सेना रामघाट पार कर मैदानी इलाकों में पहुंची, मराठों ने घात लगाकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। मराठा घुड़सवारों ने बिजली की गति से मुगल सेना पर धावा बोला। मराठा तीरंदाज पेड़ों की ऊंचाई से तीरों की वर्षा कर रहे थे और देखते ही देखते पीछे छूटे मुगल सैनिक पूरी तरह घिर गए। भागने की कोशिश करते मुगल सैनिकों को मराठाओं ने चारों ओर से घेर लिया। कुछ सैनिक नदी में कूदकर बचने का प्रयास करने लगे, लेकिन मराठा धनुर्धरों के तीरों ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। युद्ध समाप्त होते होते मुगलों की भारी क्षति हो चुकी थी। चारों ओर बिखरी लाशें, जलते हुए तंबू और भगवा ध्वज के साथ मराठा योद्धाओं की विजयी गर्जना। शाह आलम की सेना बुरी तरह पराजित होकर मैदानी इलाकों की ओर भाग निकली। इस पराजय की खबर जब औरंगजेब को मिली तो वह अत्यधिक क्रोधित हुआ। शाह आलम की इस असफलता ने मुगल साम्राज्य की रणनीतिक कमजोरी उजागर कर दी। औरंगजेब ने इसे मराठों की छोटी जीत नहीं, बल्कि अपनी सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा माना। उसने कोंकण में और अधिक मुगल सैनिक भेजने का आदेश दिया, ताकि मराठों को कुचलने की कोशिश की जा सके। लेकिन शाह आलम की इस हार ने यह दिखा दिया कि मराठा युद्ध रणनीति और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के सामने मुगल सेना असहाय थी। वहीं दूसरी तरफ शाह आलम अभी भी अपनी सेना के साथ भाग ही रहा था। भारी नुकसान उठाने के बाद शाह आलम किसी तरह इंदी पहुंचा, जहां बहादुर खान ने उसे आवश्यक सहायता प्रदान की। मई 1884 में शाह आलम बीजापुर के पास ठहरा। जून माह में वह भीमा नदी के तट पर पहुंचा, जहां उसकी भिड़ंत 5000 मराठा सैनिकों से हुई। इस युद्ध के दौरान वह घायल हो गया। औरंगजेब ने शिहाबुद्दीन खान को दक्षिण रत्नागिरी भेजा, ताकि वह महाड़ के पास शाह आलम की सेना से जुड़ सके। शिहाबुद्दीन खान ने कई इलाकों पर हमला किया और रायगढ़ से महज 11 मील दूर गिजामपुर को लूट लिया। मुगल सेनाओं का दबाव इतना अधिक हो गया कि छत्रपति संभाजी महाराज को वही के देशमुख को एक आईन पत्र लिखकर तत्काल और अधिक सैनिक भर्ती करने का आदेश देना पड़ा। लेकिन यह खतरा ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। शिहाबुद्दीन खान का अभियान केवल छापामार हमलों तक सीमित था, न कि किसी बड़े युद्ध की रणनीति का हिस्सा। 188 के मॉनसून के बाद शिहाबुद्दीन खान ने अचानक मराठा राजधानी रायगढ़ पर हमला किया। मराठा सेना नायकों ने रायगढ़ की सफलतापूर्वक रक्षा की। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक दल ने मुगलों से लोहा लिया, जबकि दूसरा पुर्तगालियों की गतिविधियों पर नजर रखता रहा। मराठों की गुरिल्ला रणनीति और तेज गति वाली घुड़सवार सेना ने मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। जंगलों से अचानक निकलकर हमला करना और फिर तेजी से गायब हो जाना मराठों की सबसे बड़ी ताकत थी। इस कारण मुगल सेनाएं छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने या निर्णायक जीत हासिल करने में असफल रहीं। औरंगजेब ने बहादुर खान को सहायता के लिए भेजा, लेकिन मराठा सेना के सेनापति हम्बीरराव मोहिते ने पाटड़ी में हुए घमासान युद्ध में उसे पराजित कर दिया। मराठा सेना के एक अन्य दल ने पछाड़ में शहाबुद्दीन खान पर हमला कर मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। नतीजतन औरंगजेब की योजना कि शाह आलम और शिहाबुद्दीन खान कोंकण में एक साथ हमला करें पूरी तरह विफल हो गई। 1683 के अंतिम महीनों में मराठों ने मुगल इलाकों पर आक्रामक जवाबी हमले शुरू कर दिए। उन्होंने बीड पर हमला किया और फिर औरंगाबाद जिले तक घुसकर कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इन हमलों ने मुगल सत्ता की पकड़ को कमजोर कर दिया और एक शक्तिशाली मराठा पलटवार की शुरुआत हुई। लेकिन यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। मराठा मुगल संघर्ष अगले कुछ वर्षों तक चलता रहा। 8 जनवरी 1684 को मुगल कमांडर ने औरंगजेब को एक रिपोर्ट भेजी। इसमें बताया गया कि उसने सारंगपुर में मराठों से भयंकर युद्ध लड़ा था।
इस युद्ध में 70 मराठा योद्धा मारे गए, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रात के अंधेरे में मुगलों ने मराठों पर अचानक हमला बोल दिया, जिससे एक भीषण युद्ध छिड़ गया। मराठा सेना ने जमकर प्रतिरोध किया, जिससे मुगल सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। इस संघर्ष में 300 मनसबदार मारे गए, जो यह साबित करता है कि मराठों ने जनवरी 1684 में औरंगाबाद के आसपास जबरदस्त हमला किया था। सेनापति मुजफ्फर खान ने भी मराठों का पीछा किया। बीड जिले के सोनगांव से 20 कोस तक उनका पीछा करते हुए उसने मौजपुरी में मराठों से एक और भीषण टक्कर ली। इस युद्ध में मराठा सरदार जाधव और काकोजी गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि मुगलों ने कई घोड़े, हथियार और रसद पर कब्जा कर लिया। लेकिन मराठों ने अपनी सेना को तेजी से पुनर्गठित किया और पैठण के इलाके में जबरदस्त छापामार हमले शुरू कर दिए, और ये हमले लगातार बने रहे, जो मुगलों की ताकत को बहुत हद तक कमजोर करते रहे। इसी समय तक एक और विदेशी शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। अंग्रेजों ने मुंबई, मद्रास और बंगाल में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे, और वे मराठों की शक्ति को गौर से देख रहे थे। छत्रपति संभाजी महाराज को अंग्रेजों की नीयत पर शक था, और उन्होंने उनसे सावधानी पूर्वक दूरी बनाए रखी। 1688 में जब अंग्रेजों ने मराठों को समर्थन देने से इनकार कर दिया, तो छत्रपति संभाजी महाराज ने मुंबई में उनके व्यापारिक केंद्र पर हमला कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों और अंग्रेजों को कभी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना, क्योंकि वे जानते थे कि ये विदेशी शक्तियां भारत में व्यापार के बहाने राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थीं। आने वाले दशकों में मराठा शक्ति इतनी बढ़ गई कि अंग्रेजों को भी उनसे निपटने के लिए अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ी। छत्रपति संभाजी महाराज केवल रणनीति बनाने वाले शासक नहीं थे, बल्कि वे स्वयं युद्ध के मैदान में उतरते थे। वे अपने सैनिकों के साथ लड़ते और उनका मनोबल बढ़ाते, जिससे मराठा सेना की निष्ठा और अधिक मजबूत हो जाती। लेकिन फरवरी 1689 में एक निर्णायक मोड़ आया। गद्दारों की वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से बंदी बना लिया। औरंगजेब ने उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनकी शहादत ने मराठों के हृदय में प्रतिशोध की आग जला दी, और अगले कुछ दशकों में मराठों ने मुगलों को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। छत्रपति संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक विचार थे जिसने मुगल सत्ता के अंत की नींव रखी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।